Jai Hind doston. Welcome back to the Pre-Secure of Smart Eyes Foundation. Today on August 26, I will discuss these topics from current affairs and the related MCQs. हम इन टॉपिक्स में प्री-सिक्योर में ध्यान रखेंगे कि हमें प्रीलिम्स और मेंस में इन टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएँ अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन में, तो कैसे हमें हेल्प मिले इन करंट अफेयर्स के टॉपिक से। आज का एजेंडा अगर हम डिस्कस कर लें तो फर्स्ट टॉपिक होगा GIHS मीन्स ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। सो आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में अपने GS पेपर 1 में यूज कर सकते हो। यू कैन ऐड द वैल्यू इन GS पेपर 1 इन मेंस, इवन GS पेपर 3 में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीलिम्स के GS पेपर 1 में तो आएंगे ही। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका पर्पस क्या होगा, ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, मतलब ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम जो कि उन रीजन के हेरिटेज का पार्ट है। मीन्स दे आर शोइंग टू थिंग्स। ये जो हम एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ये दो चीज़ दिखा रहे हैं। एक तो अभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अलग अलग रीजन के होंगे। इंडिया में कौन से GIHS साइट्स हैं वो हम लोग देखेंगे हमारे प्यारे भारत इंडिया में। और दूसरा क्या होगा कि हाउ दे आर रिलेटेड टू द कल्चर और हाउ दे आर रिलेटेड टू द रूट्स ऑफ दैट रीजन। ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में हमें देखने मिलेगा। करंट अफेयर्स में ये कई बार मेंशन होता है, हमने इसे पहले भी डिस्कस करा था, आज फिर इसे हम नए पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, है ना। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। ये ना हमारे प्रीलिम्स में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि ऐसे एक्सरसाइज और उनके फीचर्स पूछे जाते हैं। आप मेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हो, तो मेंस में इफ सपोज यू गेट अ क्वेश्चन दैट हाउ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज या सिविल डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस सर्विसेज, हाउ दे कोऑपरेट, कैसे वो कोऑपरेट करते हैं, वो आपको समन्वय शक्ति सिखाएगा। क्योंकि नाम भी वही रखा गया, समन्वय शक्ति, जहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन तो होगा लेकिन समन्वय दिखाते हुए, किसके बीच समन्वय दिखाते हुए, ऑब्वियसली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी प्लस साथ ही साथ स्टेट पुलिस सर्विसेज उनके साथ। दैट्स वाई नाम है एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। नेक्स्ट इज जेजू आइलैंड। यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड मैप को फिर से ओपन करेंगे एंड देन वी विल लुक व्हाई दिस प्लेस वाज इन न्यूज। ये क्लाइमेट चेंज के वजह से न्यूज में था, वोल्केनो के वजह से न्यूज में था, पर्टिकुलर किसी डिसीजन के वजह से न्यूज में था, प्रोटेस्ट के वजह से न्यूज में था। जो भी इसके पीछे का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जेजू आइलैंड से रिलेटेड। इसका लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में। द फोर्थ टॉपिक वुड बी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट्स मीन्स हो गए हमारे लेपर्ड्स हो गए, टाइगर हो गए, ये सब ना बिग कैट्स में काउंट होते हैं। ये 7 ऐसे बिग कैट्स हैं। अब टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम आए दिन पढ़ते हैं और हमें पढ़ना है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। टाइगर जंगल में आपका पीछा छोड़ दे वो अच्छी बात है, बट सिविल सर्विसेज में आपका पीछा टाइगर नहीं छोड़ेगा। सो वी विल स्टडी। यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी इंडिजीनियस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से उद्घोषणा की थी सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम की, उसका ही एक पार्ट उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए इंडिजीनियस, इंडिया में बना हुआ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। एंड देन कल वाले प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आगे के लिए आपको न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडे। ये आज का आपका एजेंडा होगा। पहले टॉपिक की हम बात करें तो पहला टॉपिक है GIHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। एंड व्हाई वी आर स्टडिंग, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बाय द वे हु इज द यूनियन मिनिस्टर, ये आप अगेन चेक कीजिए। ये सब चीज़ ना रेगुलर अपडेट रखा कीजिए कि कौन से मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, हेल्थ है ना, एडुकेशन है, ये सारे आपको मालूम होना चाहिए। दैट्स वाई बार बार चेक करते रहना है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक अपडेट PIB पर आता है। क्या आता है, दैट द नेशनल पॉलिसी टू प्रमोट ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट्स इन इंडिया। कि इंडिया में ये जो साइट्स हैं, 3 साइट्स इंडिया में, आपको ये 3 साइट्स दिखेंगे, अभी मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, बट अभी अगर हम बात करें ब्रीफली तो आपको पहला साइट दिख रहा है यहाँ, ये कोरापुट रीजन उड़ीसा, कुट्टनाड रीजन केरला एंड सेफ्रॉन हेरिटेज, वी नो सेफ्रॉन के लिए कश्मीर जाना था ये। तो इंडिया में हमारे 3 GIHS साइट्स हो गए, इंडिया में 3 है ना ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज। एक हो गया इंडिया के ईस्टर्न पार्ट ओडिशा में, दूसरा हो गया इंडिया के सदर्न पार्ट यहाँ केरला में, और एक हो गया यहाँ पे नॉर्थ में, कहाँ भाई, जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर वाले रीजन में, है ना। तो ये 3 ऐसे जो ट्रायंगल हैं ये बन रहे हैं इंडिया के ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स। नाउ लेट्स डिस्कस कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है।
प्रीलिम्स की बात करें तो मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिल सकेगा, जहां पे आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा कि अच्छा कोरापुट है ना, कोरापुट के फीचर्स कहां से मिलते हैं आप वो देखिएगा। सिर्फ स्टेट याद करने से नहीं चलेगा, दैट कोरापुट ओडिशा, कुट्टनाड केरला, सैफरन पार्क कश्मीर एंड फलाना वहां, सिर्फ वो याद करने से नहीं, फीचर्स भी मालूम होने चाहिए। अब हम कोरापुट की बात करें तो कोरापुट वाला जो है, कोरापुट आपको मैंने अभी दिखाया, आप यहाँ देखिए स्लाइड में, कोरापुट आपको कहाँ दिख रहा है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा इंडिया के ईस्ट में पड़ रहा है, तो ईस्ट में बिलो सी लेवल फार्मिंग विथ वेटलैंड्स, इनकी बात ना हम उड़ीसा में उतनी नहीं करते हैं। सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट मैच। सेकंड क्या है, हाईलैंड पैडी कल्टीवेशन, the eastern part of India, the northeastern part of India is known for paddy cultivation. So what you can do, you can match Koraput Odisha with the highland paddy cultivation। हाँ जी, आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कॉमन सेंस लगा के भी बनाने वाली बात है। दूसरा क्या है, कुट्टनाड केरला। अब सैफरन पार्क की बात करेंगे तो दैट इज मैच्ड विद सैफरन कल्टीवेशन, और हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि कश्मीर की वादियां, कश्मीर की जो मिट्टी है, स्पेशली कश्मीर का जो करेवा सॉइल्स है, याद रखिएगा। चलो, एक ज्योग्राफी का मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया, करेवा फॉर्मेशन जो कि ग्लेशियल्स लेक्स जो होते हैं, वहां से जब ग्लेशियर लेक से वाटर बहता है तो जो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आता है, इसको करेवा बोलते हैं। एंड दैट्स रियली फर्टाइल स्पेशली फॉर सैफरन, है ना, सैफरन, जाफरान, केसर, इनके प्रोडक्शन के लिए बड़ा फर्टाइल होता है करेवा फॉर्मेशन हमारा। सो यस, सैफरन इज रिलेटेड टू थर्ड। कुट्टनाड की बात करें तो कुट्टनाड अगर केरला में है तो केरला में हमें क्या फीचर्स दिखेंगे, हमें बिलो सी लेवल, हम कुट्टनाड केरला में वेटलैंड्स देख सकते हैं, हम बैक वाटर्स देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल। बी इज मैच्ड विथ 1। ये कॉमन सेंस लगाना है, रट करना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस भी लगाना है। सो ए इज मैच्ड विथ 2, बी इज मैच्ड विथ 1 एंड सी इज 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, ए। ओके, अब बाकी डिटेल्स पर आते हैं, तो मैच तो हमने कर लिया इन एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का। अब हम जरा इनकी बात करें तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ये बनाया इसलिए गया था टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग टाई बिटवीन एग्रो डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज, रेजिलिएंट इकोसिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो यूनिक एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है अलग अलग रीजन से, जो उस रीजन के रूट, उस रीजन के कल्चर को शोकेस कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज जिससे एग्रीकल्चर के फील्ड में ना नया डेवलपमेंट हो सके, उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ GIHS। ये GIHS का पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है। फीचर्स की बात करें तो GIHS वर्क्स टू आइडेंटिफाई, सपोर्ट एंड सेफगार्ड सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। जो रूरल लाइवलीहुड इन पर डिपेंडेंट रहता है उनको प्रमोट करने का काम करेगा। लॉन्च कब किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो इट वाज लॉन्च इन 2002 एट द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही है ना जोहान्सबर्ग। एक बार जोहान्सबर्ग का भी मैप ओपन करके देख लेना, मैप आपको मालूम होना चाहिए आसपास का, जोहान्सबर्ग किस चीज के लिए जाना जाता है वो भी देख लीजिएगा। सो 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। नोडल एजेंसी की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO इज द नोडल एजेंसी विच इज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इस इनिशिएटिव को लीड करता है। FAO के बारे में भी तुम्हें आगे मैं समझाऊंगा, इसके बारे में जो बेसिक्स चाहिए। अब GIHS के थ्रू FAO ने टोटल कितने सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं वर्ल्ड में, 99 सिस्टम। सो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ऑन द वर्ल्ड लेवल 99 ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स आर आइडेंटिफाइड अक्रॉस 29 कंट्री, और हमारा प्यारा भारत, इंडिया भी इनमें से एक है, जहां पर 3 ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये 3 ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में तो तुम्हें अभी मैंने बताया कि कोरापुट का रीजन किस तरह से जेनेटिक रिसोर्स ऑफ पैडी कल्टीवेशन विदाउट हार्मिंग द नेचर, और बिना ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड्स यूज किए ग्रो करा जाता है। कुट्टनाड केरला अपने ऑब्वियसली ब्यूटीफुल फार्मिंग लैंडस्केप, साथ ही साथ टूरिज्म के साथ साथ बिलो सी लेवल फार्मिंग, है ना, पैडी कल्टीवेशन, फिशिंग, इन सब के लिए जाना जाएगा। एंड कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरन बिकॉज देयर यू कैन फाइंड द करेवा सॉइल्स। यहाँ पे वो 3 पिक्चर्स के रूप में भी दिखाए गए हैं। अब हम जरा FAO की बात करें। अच्छा, FAO पे आने से पहले अभी रिसेंटली ये चीज न्यूज में एक और वजह से थी कि FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, ग्लोबल लेवल पे 6 नए साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 3 चाइना में है, और एक ब्राजील में, एक मैक्सिको में, और एक स्पेन में है। सो दीज आर द 6 न्यू ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट। आप एक बार इनके नाम एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि आपको एक ऑप्शन दे देगा कि डेकिंग पर्ल मूसल फिशरी, इट इज रिलेटेड टू विच प्लेस और इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है जो कि चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे
FAO की बात करें तो FAO इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुई गई? 1945 16 अक्टूबर। कहां पर? क्यूबेक सिटी, कनाडा। इसके मोटो की बात करें तो मोटो इज लेट देयर बी ब्रेड, मतलब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस तो हो गया कि ये क्या करेगा? एग्रीकल्चरल कंडीशंस को सपोर्ट प्रमोट करने के लिए है। दैट्स वाई एग्रीकल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट कर रहा है कि हमेशा ब्रेड की कमी नहीं हो। मोटो इसी तरह से बनाया जाता है। आप यहाँ फिगर में भी देखो, यहाँ पे ग्रेन्स दिखाए गए हैं कि कभी खाने की कमी ना हो। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट रोम। फाउंडेशन हुआ है क्यूबेक सिटी, कनाडा में। ध्यान रखिएगा डिफरेंस है, फाउंडेशन कनाडा बट द हेडक्वार्टर प्रेजेंट इज एट रोम, इटली। ओके, 195 मेंबर्स अराउंड इसके मेंबर्स हैं FAO के। कई रिपोर्ट्स FAO पब्लिश करता है, जैसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। दीज आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे यूनिक ये वाला है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि फॉरेस्ट डायरेक्टली फूड अवेलेबिलिटी में या ब्रेड अवेलेबिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो वो गलत बात है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। एंड दैट्स वाई द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय FAO ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ऐसे हमें डिटेल में देखना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति, जहां पे समन्वय दिखाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो समन्वय होगा किसका? आर्मी का, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट ऑफिशियल्स ऑफ असम एंड मणिपुर। मतलब असम और मणिपुर के स्टेट ऑफिशियल्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए इंडियन आर्मी की ये एक्सरसाइज हो गई समन्वय शक्ति एक्सरसाइज। आप यहां देख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो क्या बोल रहा है, दैट आर्मी इनिशिएट्स मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज विद असम एंड मणिपुर। मतलब असम एंड मणिपुर की जो सिविल गवर्नमेंट है वो आर्मी के साथ समन्वय करके, कोऑर्डिनेट करके ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही है। लाई पुली, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम एंड मणिपुर दे शेयर देयर बाउंड्री। तुम्हारे लिए पहला टास्क ये हो गया कि आप असम एंड मणिपुर का बॉर्डर देखोगे और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो मुझे ये बताओगे, है ना। दैट इज अनदर टास्क फॉर यू इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम जरा समन्वय शक्ति की बात करें तो देखो यहाँ पर ये क्लिपिंग्स में ना कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि समन्वय शक्ति में एक तरफ तो इंडियन आर्मी है ना, और दूसरी तरफ क्या होंगे? दूसरी तरफ NDRF, SDRF, मेडिकल ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, BRO, GREF, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, IOCL, कोल इंडिया। मतलब ऐसे बाकी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं, सिविलियन लेवल पर काम करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि बढ़िया समन्वय हो सके। समन्वय का मतलब बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो सके, एंड दैट कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ना सिर्फ जिंदगी जीने के लिए समन्वय की जरूरत होती है, दो लोगों के बीच में एक टीम चलाने के लिए समन्वय की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह देश की, राज्य की अखंडता, एकता, सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी समन्वय की जरूरी है। उसी समन्वय को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कहाँ किया गया था? तो लाईपुली, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। इफ यू बिलोंग टू दिस प्लेस देन रेज योर हैंड, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा इसको अभी। सो एक्सरसाइज समन्वय शक्ति पर अब हम आ जाते हैं, इनकी डिटेल्स और बाकी देखते हैं। आंसर हमें मिल चुका है, सी आंसर है। इंडियन आर्मी कोलैबोरेशन में असम और मणिपुर के ऑफिसर के साथ करी है, जिसमें सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है। इट मींस सिविल इंस्टीट्यूशन, सिविल बॉडीज और आर्मी की जो हमारी बॉडी है उनके बीच सिनर्जी स्टैब्लिश करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द रेडीनेस, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट के साथ साथ पूरे इंडिया की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखना। दैट्स वाई ऑपरेशन समन्वय शक्ति इज बीइंग हेल्ड। असम एंड मणिपुर दे आर सिचुएटेड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, एंड दैट्स वाई इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट द आर्मी, द आर्म्ड फोर्सेस, दे कंडक्ट सर्च एक्सरसाइजेज। ये आप ना मेंस के आंसर्स में लिख सकते हो, ये आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक्सरसाइज का नाम हो गया भैया समन्वय शक्ति, क्योंकि समन्वय कोऑर्डिनेशन बना रहा है। ऐसे एक्सरसाइजेज बाकी स्टेट्स के भी साथ किए जा सकते हैं जो बॉर्डर नेशंस में है। देन अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या? जेजू आइलैंड। वेयर इज दिस जेजू आइलैंड और जेजू डो? सो इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोल रहा है? द साउथ कोरिया इंपोजेस न्यू बिहेवियर रूल्स फॉर टूरिस्ट ऑन जेजू आइलैंड। अब आपको भी अगर साउथ कोरिया घूमने जाना है, मेरा भी कोई एस्पिरेंट अगर साउथ कोरिया घूमने जा रहा है, अच्छी बात है घूमने जाओ, बट प्री सिक्योर देखना मत भूलना, ये तो आपके लिए यूट्यूब पर आता रहेगा। तो अगर आप भी साउथ कोरिया घूमने जा रहे हैं, जेजू आइलैंड घूमने जा रहे हैं, तो नए बिहेवियरल रूल्स हैं कुछ आपके लिए, और वो बिहेवियरल रूल्स आपको फॉलो करना है जिससे कि यहाँ पर जो आइलैंड नेशन है इसको किसी भी टाइप का नुकसान नहीं हो। दैट्स एक्चुअली द पर्पस। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द जेजू आइलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड एंड द मेन आइलैंड ऑफ जेजू प्रोविंस साउथ कोरिया। इसको आंसर जानने के लिए ना हमें मैप देखना पड़ेगा, और यहाँ आप मैप देखिए, ये रहा साउथ कोरिया, और जेजू आइलैंड इसी साउथ कोरिया वाले पार्ट में पड़ता है। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया,
साउथ कोरिया है, यहाँ नॉर्थ कोरिया है, यहाँ ईस्ट सी ऑफ जापान है, यहाँ येलो सी है ना। सो लुक एट द जस्ट अ मिनट। ये मौसम हमारी फिरकी लेते रहता है, बारिश धूप, जिससे सर्दी भी जुकाम हो जाती है। चलिए, तो जेजू आइलैंड आप यहाँ लोकेशन देख सकते हो, जापान के कंपेरिजन में, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के कंपेरिजन में कैसे सिचुएटेड है। रिमेंबर दिस, है ना, इस पर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू दिस। चलिए, सो अब हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जेजू आइलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड एंड द मेन आइलैंड ऑफ जेजू प्रोविंस साउथ कोरिया। यस, इट इज करेक्ट। ये जेजू प्रोविंस साउथ कोरिया का एक मेन आइलैंड है, करेक्ट है जी। Halasan, the tallest mountain in South Korea, is a dormant volcano located at the center of Jeju Island. Again, this is a fact which is correct. कि यस, जो टॉलेस्ट माउंटेन है साउथ कोरिया का, ये यहीं जेजू आइलैंड में सिचुएटेड है। देखो गाइस, जैसे फैक्ट्स भी जो होते हैं ना, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको रेगुलर रिवाइज कीजिएगा। और ये बार बार रेगुलर रिवाइज मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी मेंस हो, सब जगह हमें दिख रहा है कि हमें चाहे प्री सिक्योर हो या डीसी हो या इवन आसाम प्रोरी हो, उसका इंपॉर्टेंस होता है। अभी कल यूपीएससी ने अपने मेंस में पूछा क्या, सोलर एनर्जी पोटेंशियल के बारे में। आसाम प्रोरी में 2-2 बार मैंने करवाया है, प्री सिक्योर में करवाया है, डीसीए में प्रशांत सर ने करवाया है। हम अभी रात को 12 बजने वाले हैं, आपके लिए बैठकर ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो कर नहीं या नेटफ्लिक्स नहीं देखकर, वो इसलिए ताकि ना आपके करंट अफेयर्स का टेंशन कम हो सके। तो वो सिंसियरिटी इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं ना तुमसे, सो वो सिंसियरिटी प्लीज़ दिखाओ। दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ओनली इतना ही एक्सपेक्टेड है और कुछ नहीं, है ना। इसलिए रिवाइज कीजिए, हर फैक्ट हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्या है, जेजू आइलैंड लाइज इन द ईस्ट चाइना सी ऑफ द कोस्ट ऑफ द कोरियन पेनिसुला। ये हम अभी देख चुके हैं। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। मैप के अकॉर्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार हम फिर से उन्हें देख लेते हैं डिटेल में। सो इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, ऑफ साउथ कोरिया, जेजू प्रोविंस में पड़ता है। इट लाइज इन द ईस्ट चाइना सी, ये रहा, ईस्ट चाइना सी में पड़ रहा है, ओके। साउथ वेस्ट ऑफ साउथ जेओला प्रोविंस ऑफ विच इट वंस ए पार्ट। द प्रोविंशियल कैपिटल इज द सिटी ऑफ जेजू। इसका जो कैपिटल है वो जेजू है, सिटी ऑफ जेजू। इट इज ओवल इन शेप, थोड़ा ओवल इन शेप में दिखता है। एंड द आइलैंड कंटेन्स द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट्स वाई टूरिज्म इसके वजह से भी काफ़ी चलता है, ठीक है, टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल, है ना। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नेचुरल और कल्चरल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड कल्चरल। आप जरा मुझे बताओगे, इफ़ यू बिलोंग टू आसाम, इफ़ यू बिलोंग टू अरुणाचल, इफ़ यू बिलोंग टू मेघालय, इफ़ यू बिलोंग टू बिहार, इफ़ यू बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तो आप मुझे बताइए कि आपके स्टेट में कल्चरल साइट कौन से हैं, आपके स्टेट में नेचुरल साइट कौन सा है, या अगर हमारे सिक्किम के स्टूडेंट हैं तो वो मिक्स्ड साइट कौन सा है वो भी बताएंगे। चलिए, और तुम लोग भी बताओगे वेयर इज द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो जेजू आइलैंड में यहाँ 2 नेचुरल हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक है जेजू वोल्केनिक आइलैंड एंड दूसरा है लावा ट्यूब्स। दीज आर द 2 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे, बिकॉज द हिंदू क्या कह रहा है, ये यहाँ टाइगर है, ऐसा मुंह फाड़ के जीप दिखा रहा है। जिप मत दिखाओ बे, जिप बंद करो, नहीं बंद कर रहा है, कोई बात नहीं। द हिंदू क्या कर रहा है, नेपाल ऑफिशियली ज्वाइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कि नेपाल ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि भैया हम इंडिया जिस बिग कैट अलायंस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है, नेपाल वुड ऑल्सो ज्वाइन इट। हो सकता है ये टाइगर नेपाल को इस वजह से जीप दिखा रहा है कि अच्छा अब ज्वाइन कर रहे हो तुम, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट IBCA इज ए ग्लोबल अलायंस ऑफ कंट्रीज फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स एंड देयर हैबिटेट्स। अभी इस न्यूज क्लिपिंग में ही देखा हमने कि IBCA इंडिया लेड है, मतलब इंडिया इसको लीड कर रहा है। एंड इंडिया, प्यारा भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त इज अ नेशन which works on conservation of big cats like tiger. So yes, it is a global alliance of countries which works on the conservation of big cats and their habitats. Second क्या, the alliance was officially launched in 2019 on the occasion of Project Tiger's 50th anniversary. It was actually not launched in 2019. It was proposed in 2019. ये देखो, ये भी मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एकदम स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। It was proposed in 2019 by the Honorable Prime Minister Modi, but launched in April 2023, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का 50th एनिवर्सरी 2023 में होने वाला है। अब यहाँ से तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और हो गया कि तुम मुझे बताओगे कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और पहले भी पढ़ाया है तो बताना तो बनता है भाई। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। थर्ड क्या है,
The IBCA works to protect 7 species of big cats, including tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. तो तुम्हारे लिए टास्क क्या हो गया? अगेन एक टास्क, आप IUCN स्टेटस चेक करोगे रेड लिस्ट का, है ना। ऐसा तो नहीं लगता है ना कि सर बहुत टास्क दे देते हैं, सर खुद से नहीं करके देते हैं। अगर ऐसा लगता है तो अपने गलतफहमी दूर कर लो, मेहनत करने से ना भागो नहीं, कामचोर नहीं बनो। कामचोर लोग का कुछ नहीं होता है दुनिया में। ये मेहनत करो, ये तुमसे रोज करवाऊंगा मैं। अगले बार फिर क्वेश्चन आएगा, फिर बोलूंगा कि पूमा का IUCN स्टेटस बताओ। तो या तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए कि आपसे जब पूछा गया आप बता दो। जब तक कंठस्थ नहीं हो तब तक लिखते रहिए, तब तक करते रहिए। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। फोर्थ, इट्स हेडक्वार्टर हैज बीन परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। दिल वालों की दिल्ली, पता नहीं कितना दिल है, जितना भी दिल हो यहीं पर सिचुएटेड है। 1, 3 and 4 आर करेक्ट, सो वी हैव बी एज द आंसर। आप यहाँ पे राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में IBCA का लोगो देख सकते हो। दिस इज द लोगो ऑफ IBCA, जहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिग कैट टाइगर्स दिखते हैं। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं कौन से टाइगर्स हैं, इनका स्पीसीज, इनका IUCN स्टेटस तुम्हें मालूम करना है। द पर्पस इज ग्लोबल कंजर्वेशन, preventing illegal wildlife trade, as well as to provide financial and technical support to these nations. इन 7 big cats जिस नेशन में मिलते हैं उनको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट्स देना, यही इस चीज़ का पर्पस है। काफ़ी बड़ा बजटरी सपोर्ट भी है, ओवर 150 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years टिल 2027-28। जब 2023 में लॉन्च किया गया तो वहाँ से 5 साल की हम बात करें, 2023 में लॉन्च किया गया है ना, याद रखिएगा। तो 5 साल की बात करें तो 2027-28 तक में लगभग 150 करोड़ का बजट है। इट मीन्स इट्स रियली बिग, जिससे कि हम कंजर्वेशन कर सकें इन बिग कैट्स का, इनके हैबिटेट्स का, है ना। अम्ब्रेला स्पीसीज हैं, की स्टोन स्पीसीज भी हैं। दैट्स वाई इनके कंजर्वेशन से अगर हम की स्टोन को बचाएं तो पूरी की पूरी इमारत बचेगी। ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें तो एज ऑफ जुलाई 2025 11 कंट्रीज हैव ज्वाइंड इट, इंक्लूडिंग आवर प्यारा भारत, इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो रेटिफिकेशन, भूटान, इस्वानी, ये सारे नेशंस ने रेटिफाई कर दिया है। इंडिया की रोल की बात करें तो इंडिया एक्चुअली होस्ट 5 ऑफ द 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। कौन इंडिया में नहीं मिलता है बताओ जरा। फंडिंग तो इट इज़ प्रॉमिस्ड कि 150 करोड़ की फंडिंग 5 साल में की जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिजीनियस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS. The DRDO has successfully tested indigenous air defense system advancing mission सुदर्शन चक्र गोल फॉर 2035। यहाँ देखिए इंडियन एक्सप्रेस ये भी लिख रहा है कि आंसरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल ऑन इंडिपेंडेंस डे, इंडिया टेक्स इट्स फर्स्ट डिसिसिव स्टेप टुवार्ड्स अ सेल्फ रिलायंट मल्टी डोमेन डिफेंस शील्ड। कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी थी 15 अगस्त को लाल किले से, उस स्पीच को आगे फॉलो करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, प्लानिंग होती है, तो उसी स्पीच के तहत मिशन सुदर्शन चक्र के गोल को 2035 तक जो मिशन सुदर्शन चक्र का गोल है उसको फुलफिल करने के लिए DRDO ने इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट IADWS इंटीग्रेट्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इनटू अ मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म। यह सही है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है जिसमें हम सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होंगे जिससे इनकमिंग मिसाइल्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। शॉर्ट रेंज हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा जिससे हम ड्रोन्स को भी ट्रैक कर सकें, साथ ही साथ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी है हमारे पास। सो ऑल द 3 आर करेक्ट फॉर मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स। इनकी डिटेल्स भी अभी हम देखेंगे। दूसरा क्या है, QRSM इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम विथ अ रेंज ऑफ 3 to 30 किलोमीटर, कैपेबल ऑफ सर्च ऑन मूव एंड ट्रैक ऑन मूव फीचर्स। अब QRSM का रेंज कितना है ये चीज ना तुम यहां से देखो, यहां मैंने तुम्हें जो भी हमारी ये फैसिलिटी है सबका रेंज आपके लिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि QRSM एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसका रेंज 3 to 30 किलोमीटर है। वही V-SWORDS का बात करें तो V-SWORDS 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज 300 मीटर टू 6 किलोमीटर है। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात करें तो ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर सिस्टम है जिससे कि हम डायरेक्टली व्हीकल माउंट सिस्टम से पर्टिकुलर किसी इनकमिंग ऑब्जेक्ट को, ड्रोन को या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सके। उसका रेंज लेस देन 3 किलोमीटर है क्योंकि लेजर से अटैक किया जाएगा, दैट्स वाई लेस देन 3 किलोमीटर। तो QRSM का रेंज सबसे ज्यादा 3 to 30, V-SWORDS का रेंज 300 मीटर से 6 किलोमीटर मतलब QRSM से कम, और डायरेक्ट एनर्जी वेपन का उससे भी कम, ठीक है, 3 किलोमीटर से नीचे ही है। सो इस तरह से ये तीनों का रेंज भी आप ध्यान रखिएगा। और अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो द टेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, QRSM का रेंज हम देख चुके हैं। थर्ड क्या है, V-SWORDS इज अ व्हीकल माउंटेड लेजर सिस्टम, यहां तक तो करेक्ट है। डिजाइन टू टारगेट ड्रोन्स एट रेंज बिलो 3 किलोमीटर, की
जो ड्रोन्स हैं उनको टारगेट करने के लिए 3 किलोमीटर से बिलो जो हमारे ड्रोन्स हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। नॉट एग्जैक्टली, सिर्फ ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए इनकमिंग जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, यूएवी हो, ड्रोन्स हो, उन सबको टारगेट करने के लिए एक्चुअली में ये सिस्टम बनाया गया है हमारा वी सॉर्ड्स। एक मिनट में एक बार फिर से तुम्हें ये स्टेटमेंट्स क्लियर करवा देता हूं। पहला स्टेटमेंट तो हम देख चुके हैं कि IADWS किस तरह से वर्क करता है। जस्ट अ मिनट IADWS किस तरह से वर्क करता है, दैट वी हैव चेक्ड। ओके, where is the cursor, that we have checked। सेकंड क्या है, QRSM इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम विथ ए रेंज ऑफ 3 to 30 किलोमीटर। यहाँ आप QRSM का भी रेंज चेक कर सकते हो कि QRSM का रेंज 3 to 30 किलोमीटर है, 3 to 30 किलोमीटर है। ओके, 3 to 30 किलोमीटर, इक्विप्ड विद 360 डिग्री सर्वेलेंस। ओके, वी सॉर्ड जो है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम। इसमें ना थोड़ा अपडेट कर दो, अभी मैंने इसको चेंज किया है एज पर फ्यू सोर्सेस, क्योंकि मैंने कुछ सोर्सेस में इसको देखा था कि क्लेम किया जा रहा है कि ये अप टू 5 किलोमीटर तक टारगेट करेगा। हालांकि पहले इसका 3 किलोमीटर से भी कम था, पर अभी मैंने इसको अप टू 5 किलोमीटर इसलिए किया है क्योंकि ये 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के रेंज को टारगेट करेगा हमारा डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, है ना। ये चेंज याद रखिएगा आप, अप टू 5 किलोमीटर, 3 to 5 किलोमीटर तक, ये चीज़ अपडेट कर लीजिए। और जो वी सॉर्ड्स जो है वो मैन पोर्टेबल है एंड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, इट इज़ व्हीकल माउंटेड और काफ़ी कम रेट पे ये किया जा रहा है। रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी लो कॉस्ट पर, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया गया है, ठीक है। अभी फिर से मैं जब ये डाटा को अपडेट कर रहा था तो एक और चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट मिला एज पर द मिलिट्री सोर्सेस कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इवन कहा जाता है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जहाँ पे लेजर को यूज करके हम टारगेट करेंगे अपकमिंग ड्रोन्स को, स्वार्म ड्रोन्स को, उसमें बस कुछ ही लीटर ऑफ पेट्रोल के बराबर पैसा खर्च होगा। इट मीन्स हमारे लिए बड़ा अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब हम इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी हमने देख लिया कि ठीक है QRSM का रेंज इतना है। थर्ड क्या कह रहा है, वी सॉर्ड इज अ व्हीकल माउंटेड लेजर सिस्टम। एक्चुअली वी सॉर्ड इज नॉट व्हीकल माउंटेड लेजर सिस्टम, वी सॉर्ड तो मैन पोर्टेबल है। व्हीकल माउंटेड क्या है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स व्हाई 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ आप मिशन सुदर्शन चक्र को देख सकते हो कि किस तरह से DRDO ने इंडिजीनियस ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ये मिशन सुदर्शन चक्र को, जो मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है देश के लिए, उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। यू कैन सी द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज स्टेटमेंट, श्री राजनाथ सिंह जी का आप स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं। याद भी रखिएगा इन स्टेटमेंट्स को। अब हम जरा इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी फीचर्स को देख लें। तो एक मल्टी लेयर्ड मतलब हवा से लेकर जमीन से लेकर हवा तक, आसमान तक इंडिया को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इट कंबाइंस द 3 कंपोनेंट्स QRSM, वी सॉर्ड एंड DAW, ठीक है। व्हीकल माउंटेड सिस्टम, साथ ही साथ मेन पोर्टेबल सिस्टम और QRSM, इन तीनों चीज़ें इसमें। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से एक साथ ये कनेक्टेड होते हैं, जिसको मैनेज किया जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद से। मतलब एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से इसको कंट्रोल किया जाएगा, तो किसी भी टाइप की फ्लॉ या ग्लिच होने की चांसेस भी नहीं होगी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंस, जहां पे आपको एरियल प्रोटेक्शन मिल रहा है। सेल्फ रिलायंस, ऑब्वियसली पूरी तरह से स्वदेशी है, स्वदेशी। अब हम स्वदेशी को साकार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इसको सेल भी कर सकेंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा। नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, जो कि मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट पार्ट्स में जो भी टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट हो रही है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इट्स चेंजिंग कैरेक्टर, ठीक है। ये आज के हमारे प्री सिक्योर के टॉपिक थे। अगेन फिर से मैं तुम्हें स्मार्ट IAS UPSC चैनल के बारे में रिमाइंड कर दूं दैट दिस इज आवर न्यू चैनल स्मार्ट IAS UPSC चैनल। आप यहां पे देख सकते हो UPSC के मेंस पेपर का एनालिसिस और अप्रोच डिस्कस किया हुआ है। एंड फ्रॉम September 1 द प्री सिक्योर वुड ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन दिस चैनल स्मार्ट IAS UPSC। इसी चैनल पे प्री सिक्योर कंडक्ट किया जाएगा। सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड देन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी प्री सिक्योर हम स्मार्ट IAS फाउंडेशन वाले चैनल पर ही करेंगे। इसके पीछे अगर तुम ये जानना चाहोगे सर इसे सेपरेट क्यों कर रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक
कि प्री सिक्योर जो है ये इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एनी स्टेट पीसीएस लाइक असम पीसीएस और बिहार पीसीएस और अरुणाचल पीसीएस, बट कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है। अब हमारे स्टूडेंट जो यूपीएससी के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर हम इसको यूपीएससी के लिए भी देखें या स्टेट पीसीएस के लिए। तो सिंस प्री सिक्योर एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करता है, दैट्स वाई यूपीएससी के चैनल पे स्पेसिफिकली करवाया जाएगा। स्टेट पीसीएस वाले भी यहाँ से देखेंगे, यूपीएससी वाले भी देखेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। बाकी स्टेट पीसीएस के लिए जो हाफल सीरीज है या आसाम प्रहरी है, हालांकि उसका भी यूज यूपीएससी में हो ही जाता है, फिर भी हम उसे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन चैनल पे रखेंगे। ओके, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था कॉफी प्रोडक्शन पे। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज related to the different status of coffee production in Indian states. पहला था that Karnataka leads in production of coffee followed by Kerala and Tamil Nadu. Yes, it is correct. इंडिया में अगर हम कॉफी प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफी प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है, उसके बाद K फॉर केरला में एंड T फॉर तमिलनाडु पास में। मतलब कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। केरला जिसको हम चेर किंगडम बुलाते थे, तमिलनाडु जिसमें चोल एंड हमारे पांड्या किंगडम्स थे, कुछ ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और कर्नाटका उसके ऊपर कर्नाटका वाला पार्ट जो कल्चरल रिच पार्ट है काफ़ी, है ना, मैसूर किंगडम के लिए भी जाना जाता था हिस्ट्री में। खैर ये ऑर्डर याद रखिएगा, के फॉर कर्नाटका, देन के फॉर केरला एंड देन उसके बाद हमारा क्या हो गया, देन उसके बाद क्या हो गया, तमिलनाडु। ये है कॉफी प्रोडक्शन। सेकंड क्या है, इंडियन कॉफी इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज इंडियन मानसून कॉफी। वाई? ड्यू टू कल्टिवेशन ऑकरिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन। स्पेशली मानसून सीजन में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो क्लाइमेट होता है, सॉइल को जितना वाटर चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, सेड चाहिए, वो सारी चीज़ें मानसून सीजन में इंडिया में मिल जाती हैं। इसलिए इंडियन कॉफ़ी को इंडियन मानसून कैफ़े भी बुलाते हैं। कैफ़े नहीं, कॉफ़ी, कैफ़े में तो पीने जाते हैं कॉफ़ी, इंडियन मानसून कॉफ़ी भी बुलाते हैं, याद रखें। थर्ड क्या है, इंडिया मोस्टली एक्सपोर्ट्स रोबस्टा बीन्स एंड पाउडर। रोबस्टा बीन्स मतलब बीन्स और इनसे बनने वाले पाउडर यूज्ड इन इंस्टेंट कॉफ़ी एंड एस्प्रेसो ब्लेंड्स। एक तो मुझे कॉफ़ी का आज तक ये वैरायटी समझ में नहीं आया, एस्प्रेसो और कौन कौन सी होती है, तुम लोग समझा देना जिन्हें आता हो। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ये रोबस्टा बीन्स एंड पाउडर कॉफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिनकी डिमांड इंस्टेंट कॉफ़ी में और एस्प्रेसो ब्लेंड में होती है। यस, दिस इज करेक्ट, याद रखें इसको भी। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। दूसरा क्वेश्चन था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है नहीं, बट सिंस बाकी डिस्टर्बेंसेस या बाकी चीज़ों की वजह से जो अचानक बारिश होती है ना, तो न्यूज़पेपर में ये टर्म आ गया, तो मैंने कहा अभी पढ़ लो, फिर ठंडी में बारिश होगी तो भी आप पढ़ोगे। तो इससे एक चीज़ तो हमें मालूम हो गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हमें बारिश आपको कहाँ देखने को मिलती है भाई, ठंड के रीजन में। दिस ब्रिंग क्रूशल विंटर रेन। विंटर के सीजन में जो बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उसका एक रीजन होता है। इंडिया नॉट सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान एंड अदर नेबरिंग नेशंस, है ना। रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, रबी क्रॉप जो हम ठंड के नेशन में जिसको प्लांट करेंगे। सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट क्या, दीज आर रेन बेयरिंग विंड सिस्टम दैट बिगिन ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, ब्लैक, कैस्पियन, अरेबियन सी। मतलब वेस्ट में जो अरेबियन सी है या कैस्पियन सी है या मेडिटेरेनियन रीजन है, वहां से मॉइस्चर पिक करके इंडिया के वेस्ट में या नॉर्थ में या थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में, इन रीजन्स में बारिश करवाता है। किस सीजन में? रबी क्रॉप सीजन में, मतलब विंटर सीजन में। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ठंडी के टाइम में वो डिस्टर्बेंस जो बारिश करवा रहा है, जरूरी होता है, आंसर है सी। हालांकि इससे थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, पर रबी क्रॉप के लिए फायदेमंद है। अब आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में बेस्ड था, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। आप कई बार देखते हो कि बैंक RBI के कुछ डिसीजंस के अकॉर्डिंग अपने लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको बढ़ाता घटाता है। उनमें से एक फैक्टर है MCLR। तो आप MCLR के बारे में पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए ध्यान से, इंस्ट्रक्शन पढ़कर। दूसरा क्वेश्चन है, consider the following statements about the chief election commissioner. The chief election commissioner is in news, the entire election commission is in news, you know, because of certain regions. हमें इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है ये जानना है, क्योंकि पॉलिटी में हमारा पार्ट है, राइट। आप आशीर्वाद सर से पॉलिटी में आपने ये पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ोगे, तो अब आपसे ये उम्मीद है कि आप ये आंसर बताइए। सो वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, द अनदर इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ये आपके लिए है। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर से हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टडी वेल, रिवाइज, प्रैक्टिस, टेक केयर, जय हिंद।